एक तो देख के पता चल जाता है बच्चों को हुँ, जॉन्डिस, अगर उनके पाम्स और सोल्स अगर बहुत येलो येलो दिख रहे हैं, इसका हुँ, मतलब जॉन्डिस हो सकता है। तो ये होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। दूसरा होता है एक ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, एक मशीन आती है, ओके। उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो उससे भी जॉन्डिस की एक स्क्रीनिंग मेथड होता है ये, वो भी पता हुँ, चल जाता है। लेकिन जो कन्फर्मेशन होता है कि बच्चे को हुँ, एडमिट करना है कि नहीं, राइट। वो उसके ब्लड टेस्ट से ही होता है ना? तो अगर हुँ, स्क्रीनिंग पॉज़िटिव आ रही है या फिर बच्चे के पाम्स और सोल्स येलो दिख रहे हैं, तो हुँ, फिर आपको पीडियाट्रिशियन बोलेंगे कि इसका टेस्ट कराना होगा। एंड हुँ, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ट्रीटमेंट करें कि नहीं करें। क्योंकि अगेन देखिए, मदर से बच्चे को दूर रखना इज़ अ बिग डिसीजन। तो या हमें भी राइट। श्योर होना पड़ेगा कि नहीं, यार बच्चे को एक्चुअली ज़रूरत है, तभी रखते हुँ, हैं, नहीं तो फिर नहीं रखते। यस। यस, सो इट वाज़ प्रीटी कॉमन कुछ सालों पहले तक, जब तक ओह! इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बच्चों का 35-40 तक मिलीग्राम पर डीएल तक आ जाता था जॉन्डिस। लेकिन एक कर्निक्टेरस नाम की बीमारी होती है, बीआईएनडी भी बोलते हैं हम लोग, बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोनल डैमेज। तो वो वाली भी चीज़ें होती हैं, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, मॉम्स के पास थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं। बच्चे को ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे करें, ब्रेस्टफीड कैसे करें? इतने सारे क्वेश्चन से मॉम्स फिल्ड अप होती हैं एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। So today we have Dr. Shreya, who is a pediatrician, and she will be explaining everything about the first 3 months of an infant. And if you like the video, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Hi, Dr. Shreya. Welcome to our podcast. एंड हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ इन्फेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। एंड द जो सबसे जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मैं देखती हूँ बहुत सारी नानी दादी गुट्टी या फिर शहद चटाने के लिए आ जाते हैं। क्या मिथ है उससे रिलेटेड एंड हाउ बैड इज दैट? थैंक यू गरिमा जी फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये जो बच्चों को घुट्टी चटाना है या फिर जो या शहद चटाना है, ये बिल्कुल गलत प्रथा है। इसको बिल्कुल भी इसको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अगर मैं सिर्फ़ घुट्टी की बात करूँ या ग्राइप वाटर की बात करूँ फॉर दैट मैटर, तो ये एफडीए अप्रूव नहीं होते हैं। तो उनके राइट। इंग्रीडिएंट्स में क्या है, हर कंपनी कैसे बना रही है, उसका हमारे पास कोई उसकी फ़ॉर्मूलरी नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कैसे बन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, और पहले वाले टाइम में तो ऐसा था कि ग्राइप वाटर में अल्कोहल डालते थे। क्योंकि बच्चों हाँ, के लिए ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑब्वियसली गुड इट्स फॉर नॉट। द बच्चास। सो अब थैंकफुली वो नहीं डल रहा, लेकिन बाकी कभी सुक्रोज़ होता है, यानी कि शुगर होता है उसमें, किसी-किसी ग्राइप वाटर में हनी होता है या किसी घुट्टी में हनी होता है, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हनी का तो हमें पता है, हनी में क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइट। जो कि बच्चों में बोटुलिज़्म नाम की एक गंभीर बीमारी कॉज़ कर सकता है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो 12 मंथ से पहले बच्चे को हनी चटाना या फिर हनी कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट देना, वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो चीज़ अवॉइड ही करनी चाहिए। राइट। एंड जैसे ही मम्मी घर जाती हैं, आई थिंक ऑफ उस तक तो ठीक रहता है, क्योंकि नर्सेज हैं उनको बताने के लिए कि ऐसे फीड करो, इतना फीड करो, बार बार उनको याद दिलाती रहती हुँ, हैं। बट एज सुन एज बच्चे मम्मा बच्चे को लेकर घर जाती हैं, को समझ ही नहीं आता कितना फीड बिल्कुल। करना है हुँ, एंड किस किस ड्यूरेशन में करना है। हर टाइम बच्चा जब भी रो रहा है, मम्मी फीड करना स्टार्ट कर देती हुँ, हैं, बच्चे का रोना तब भी नहीं खत्म होता। एंड ये बिल्कुल। साइकिल आई थिंक आई चलती नो। रहती है। हाँ, आई नो, ये बहुत ही तो ओवरवेलमिंग हो जाता है न्यू मदर्स के लिए। राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड इन द ओपीडीज़। सो बेसिकली देखिए, जो फर्स्ट 7 टू 10 डेज़ ऑफ लाइफ होते हैं किसी भी न्यूबॉर्न के, उसमें क्या हो रहा होता है, वेट लॉस हो रहा होता है, क्योंकि ओके। किडनी स्ट्रांग हो रही है, यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, जो एक्सेस फ्लूइड मम्मी के अंदर से बच्चे ने अब्ज़ॉर्ब किया है, वो राइट। एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो रहा है। उसकी वजह से बच्चे का वेट लॉस हो रहा होता है। तो ओके। हमें करना क्या होता है, हमें फीड्स को इंश्योर करना होता है। तो हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट 7 टू 10 डेज़ ऑफ लाइफ में एवरी 2 टू 3 आवर्स में हम बेबीज़ को फीड ऑफ़र करते हैं। ऑफ़र करना हमारा काम है, लेना, नहीं लेना, कितना लेना है, बच्चे का डिसीज़न होता है। यहाँ राइट। हम फीड फ़ोर्स नहीं कर रहे। तो हमने ये नहीं ओके। कहा कि आपको दूध पिलाना है, हम कह रहे हैं दूध ट्राई करना है। ओके। अगर बच्चे को लेना होगा तो बच्चा ले लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और शुरू वाले 7 टू 10 डेज़ में होता क्या है, बच्चे 2 या 3 बार सकल करते हैं, फिर सो जाते सो हैं, जाते हैं, है ना? राइट। तो और फिर मदर को लगता है अभी भूखा है, इसने लिया नहीं। हम्म। लेकिन इट इज़ नेचुरल, उनका पेट बहुत छोटा-सा होता है, बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन राइट। उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत फ़ास्ट होता है, तो वो जो दूध है वो जल्दी मेटाबॉलाइज़ भी हो जाता है हम्म। ना? तो कि ताकि बहुत ज़्यादा वेट लॉस ना हो जाए, तो हम बच्चे को सिर्फ़ याद दिलाते रहते हैं कि इफ़ यू वांट फीड इज़ अवेलेबल। दैट्स व्हाई हम हर 2 या 3 घंटे पे फीडिंग ट्राई करा रहे होते राइट। हैं। बट एक बार जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है, अगर लगता है कि हाँ, अपने बर्थ वेट तक पहुँच चुका है, फिर हम टोटल डिमांड फीड्स पे शिफ्ट कर देते हैं बच्चे को। ओके। फिर अगर 6 आवर्स भी बच्चा सो रहा है, तो हम उसको फिर डिस्टर्ब नहीं करते, है ना? तो ओके। जब बच्चा माँगेगा तब देंगे, जितना माँगेगा उतना देंगे।
इस पे भी होता क्या है, 2 तरह की फीडिंग होती है बच्चों की। एक होती है राइट कंफर्ट फीडिंग और एक होती है हंगर फीडिंग। राइट हंगर तो यानी कि एक्चुअली बच्चा भूखा है, और दूसरा कंफर्ट फीडिंग क्योंकि उसको सकलिंग पसंद है, कि फीडिंग से वो अपने आप को कंफर्ट करना चाह रहा है, भले ही भूख ना भी लगी हो तो। राइट यहाँ पे मदर्स को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए एक पैटर्न सेट कर लेना चाहिए, ठीक है? मतलब 30 टू 40 मिनट्स तक आप फीड करा लें। उसके बाद अगर आपको लगता है बच्चा और भूखा है तो आप कटोरी चम्मच से एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला दे सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। नहीं तो कम से कम अपने आप को बीच में 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक तो देना ही चाहिए। तो वो उस तरह से आप फ़ॉलो कर सकते हैं कि डिमांड फीडिंग हम एक बार जब राइट बच्चा बड़ा हो जाता है आफ्टर 10 डेज़ ऑफ लाइफ़, और उससे पहले हम टेट एवरी 2 टू 3 आवर्स में बस ट्राई कर लेते हैं फीडिंग। तो देखेंगे कैसे कि हमारे बच्चे को इनफ हो रहा है कि नहीं, मेरा मिल्क ठीक आ रहा है कि नहीं, वो आपको पता चलता है यूरिन आउटपुट से। अगर राइट आपका बच्चा 4 टू 6 आवर्स में कम से कम 1 बार यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब आप जो भी परसीव कर रहे हैं, बच्चा इतना तो फीड ले रहा है कि उसकी यूरिन प्रोड्यूस हो जा रही है। तो वैसे आप देख सकते हैं, वेट डायपर्स आप देख सकते हैं, बच्चे का अलर्टनेस लेवल, उसका जो फीड ले रहा है बच्चा, उस तरह से आपको पता चल जाता है कि बच्चा ठीक से फीड ले रहा है कि नहीं। लेकिन अपने आप को इस वाले लूप में नहीं डालना है कि मैं बैठी हूँ 7-7 घंटे बस फीड राइट करे जा रहे हैं, तो एक पैटर्न सेट कर लेते हैं अपने लिए, क्योंकि हमारे बच्चे तो जी नहीं आते, वो तो आराम से निकाल ही लेते हैं। तो राइट बस अपने लिए एक पैटर्न सेट कर लेना होता है कि हम लोग जब बैठेंगे तो 30 टू 40 मिनट्स बैठेंगे। उसके बाद अगर बच्चे को और भूख लगेगी तो हम कटोरी चम्मच से दे देंगे, उससे उसकी कंफर्ट जो फीडिंग होगी वो सैटिस्फाइड हो जाएगा बच्चा, और फिर हम लोग नेक्स्ट फीड पे देख लेंगे कि कितनी देर में उसकी ज़रूरत पड़ रही है बच्चे को। राइट बट ये कहते हैं कि 40 डेज तक भी अगर मम्माज बहुत टेंशन में होती हैं हुँ। कि अगर रात को 4 घंटे भी अगर कंटिन्यूअसली सो गया तो मतलब वो इतना टेंशन हो जाता है भूख नहीं ली मतलब बच्चा जिंदा है या नहीं है देखिए ये तो मेरे साथ भी हाँ, होता था मैं बार बार चेक करती थी ठीक है ना हाँ। सांसें चल रही है ना देखिए ये नेचुरल मैटरनल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है, ये तो राइट रहेगी, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कोई भी फीड दे रहे हो, चाहे कितने भी सपोर्ट हो, ये तो राइट हमेशा डर लगा ही रहता है मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो एब्सोल्युटली ये तो धीरे-धीरे करके ही मदर्स अकोमोडेट कर पाती हैं अपने आप को, एक न्यूबॉर्न जो उनकी लाइफ में आया उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। राइट लेकिन अगेन डिमांड फीडिंग ही रखनी चाहिए, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एक बार जब 10 दिन हो जाते हैं तो। फिर अगर तभी हम लोग उसको ज़बरदस्ती फीड कराने की कोशिश करते हैं जब लगता है यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। अगर फिर भी यूरिन आउटपुट कम होता है तो हम पीडियाट्रिशियन से मिलते हैं। राइट आपने यूरिन आउटपुट की बात करी ना पूप की बात करते हैं हाँ। बिकॉज आई थिंक मेरे को भी याद है 7 7 टाइम्स 8 8 टाइम्स बच्चा या पूप करता हाँ, है एंड कई बार 3 3 दिन नहीं करता बिल्कुल। एंड वो मॉम्स के लिए इतना ओवरवेलमिंग हो जाता हुँ, है अगर वो 10 बार 8 बार पूप कर रहा है तो भी बार बार डाइपर चेंज हुँ, करना हुँ। एंड देन अगेन बच्चों के वहाँ पे रैशेस हो जाते हैं आई नो। बार बार हाँ, क्लीन करने हाँ, से इतना छोटी सी डेलिकेट स्किन होती है आई नो। और 3 दिन पूप नहीं करा तो और स्ट्रेस है कि 3 दिन से पूप नहीं करा उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया या है, वो खा नहीं रहा अच्छे से हाँ, मतलब पी नहीं रहा अच्छे से हाँ। तो देखिए इसमें भी जो हमारे बच्चे होते हैं, खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, लेस देन 2 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, या उनमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत एक्टिव होता है। इसका ओके मतलब क्या? दूध पिया, पटाक से निकाल दिया। दूध पीते-पीते भी पॉटी करते रहते हैं, है राइट ना? बिकॉज़ अभी इंटेस्टाइन्स जो हैं, उनमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है। जैसे-जैसे इंटेस्टाइन्स मैच्योर होंगी, मतलब जैसे-जैसे बच्चा ग्रो करेगा, वो जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है, वो अपने आप से सेट होने लग जाएगी। तो राइट शुरू वाले टाइम में तो 1 दिन में 10 टू 15 टाइम्स स्टूल्स भी नॉर्मल होते हैं। आपको देखना क्या है, साथ में फीवर तो नहीं आ रहा, साथ में वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, और अगेन यूरिन आउटपुट कम तो नहीं हो रहा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो इट्स ओके अगर बच्चा बार-बार स्टूल्स पास कर रहा है तो। जैसे आपने अभी बोला कि क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट स्टूल्स हो रहे हैं बच्चे को, इतनी फ्रीक्वेंट पॉटी हो रही है बच्चे को, तो बार-बार वाइप करने की वज़ह से रैश हो जाती है ना? एब्सोल्युटली सो उसके लिए हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है कि एवरी टाइम वी आर चेंजिंग द डायपर्स या कॉटन नैपीज़, तो फिर हम लोग पहले उसको ल्यूकवार्म वाटर में डालेंगे, कॉटन को, वाइप्स को या टिश्यू को, उसको जेंटली क्लीन करेंगे। उसके बाद हम कोकोनट ऑयल या फिर कोई नैपी क्रीम लगा लेंगे, है ना? और उसके बाद फिर हम लोग 5 से 6 मिनट उसको एयरिंग के लिए छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट डायपर पहना देंगे। तो उससे आपकी रैश वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि स्टूल्स वाली प्रॉब्लम में तो हम कुछ करते कुछ नहीं हैं, नहीं है ना? करते तो वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप से ही ठीक होता है। ऑल्सो जो डायपर्स होते हैं, एवरी 4 टू 6 आवर्स पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्वेलिंग आपको चेंज करने होते हैं, है ना? और अगर बच्चा सो रहा है और उसने पॉटी कर भी दी, तो उसको उठा के चेंज मत करिए, है ना? या तो तब देखिए ओके कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाइजीन उनको बहुत पसंद होती है ना, कि भाई हाँ उसने एक बार पॉटी करी, बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर तो आपको राइट करना ही पड़ेगा, है ना? राइट लेकिन अगर बच्चा सो रहा है और 4 टू 6 आवर्स अभी नहीं हुए हैं, तो आप उसको सोने दे सकते हैं। अगर लगे कि ओके नहीं इतनी सेंसिटिव स्किन है कि तुरंत ही मेरे बच्चे को रैश हो जाती है, फिर तो आपको तुरंत ही करना राइट पड़ेगा। एंड इसी में जो आपने दूसरा पार्ट मुझसे बोला था कि जो डिलेड स्टूल्स होते हैं, है ना? यस देखिए अगर 10 टू 12 डेज़ भी बच्चा एक स्टूल्स नहीं पास कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन।
है ना? क्योंकि ओह! अगेन इंटेस्टाइन्स किसी-किसी मोस्टली बहुत सारे बच्चों की ऐसा होता है हुँ, कि होता है हम लोग बोलते हैं स्लो गट, है ना? ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम परमानेंट होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, बस बच्चे की इंटेस्टाइन्स अभी डेवलप नहीं है। उसकी जो मेटाबॉलिज़्म है वो इस तरह की है कि वो जो स्टूल्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करता है। तो लेकिन बच्चा हुँ, कंफर्टेबल रहता है इस वाले टाइम में, तो इसलिए हुँ, उसके लिए भी बहुत परेशान नहीं होना है। इसमें कब हम लोग सोचेंगे अगर स्टूल में ब्लड आ रहा होगा तब हम सोचेंगे क्या हुँ, प्रॉब्लम है, या फिर अगर इतने दिन स्टूल ना करने के बाद बच्चे का जो स्टूल है वो हार्ड हो रहा है, टाइट हो रहा है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तब फिर आपको एक हुँ, बार पीडियाट्रिशियन से मिलना होगा। और इस वाले कंडीशन में भी जब डिलेड डेफिकेशन भी होता है कि 10 दिन में 1 बार करता है मेरा बच्चा, 7 दिन में 1 बार करता है, तो भी ऐसा करते हैं हम लोग कि मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि 5 टू 6 मंथ्स तक ये प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व हो जाती है। सॉल्व हो जाती है। आई थिंक न्यू मॉम्स ना बहुत ज़्यादा वो डायपर्स के हाँ। देख हाँ, आई उसके नो मेरे साथ वो पास बहुत रहते हैं। फ़ोटोज़ आती हैं रोज़ डायपर्स की। ये ठीक है या नहीं ठीक है, हम हाँ, माइक्रोस्कोप से देखते हाँ, रहते हैं कि एग्ज़ैक्टली हाँ, कैसी पॉटी करी बिल्कुल, आज, पॉटी एग्ज़ैक्टली एक्सपर्ट्स वही बन ना जाते हाँ, हैं। वो दानेदार है, वो फटी-फटी है, वो हाँ, गैस के साथ है, वो एक्सप्लोसिव है, वो जो भी बिल्कुल। है, stools are okay. या The color, consistency and frequency of stools do not matter in the first राइट। few weeks of life. तो आपने बोला गैस के साथ है, हुँ। तो ये कॉलिक बहुत आई प्रॉब्लम नो, है। हुँ, मेरी डॉटर को था एंड आई नो मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था टू आई बी नो, ऑनेस्ट एंड रात को 3-3 बजे हम उसको लेकर भागे हैं। हुँ, समझ ही नहीं आ रहा कॉलिकेट दे दिया मतलब पूरी-पूरी डिब्बियाँ वो शीशियाँ आई नो, खत्म हो रही हाँ, हैं बट बच्चे का रोना ही नहीं रुक रहा। हुँ, फीड करा लिया, बाहर घुमा लिया, हुँ। तो ये कैसे कॉलिक इज़ आई थिंक इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई नो एंड इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज़ वो बहुत पेरेंट्स इतना हेल्पलेस फ़ील करते हैं कि हम या अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर दें। राइट, लेकिन हमें पता है एज़ पीडियाट्रिशियंस कि बच्चे तो निकाल ही लेते हैं फ़ेज़, हमें सिर्फ़ पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है। सो या बेसिकली है क्या कि ये भी एक डेवलपमेंटल फ़ेज़ है, जो कि हुँ, 4 टू 6 वीक्स पे पीक करती है कॉलिक की प्रॉब्लम। हाँ, होता क्या एग्री। है पेट में मरोड़ें उठ रही होती हैं क्योंकि इंटेस्टाइन्स डेवलप हो रही होती हैं। हुँ, पूरे समय अंगड़ाइयाँ लेना, फेस रेड करना, प्रेशर लगाना, टाँगें पेट तक खींचना, पेट हुँ, फूल जाना, है ना? ये सारी चीज़ें बच्चों में हो रही होती हैं और इनसेसेंटली क्राई करते हैं बच्चे, है ना? हाँ, दे एग्री। स्क्रीम देयर लंग्स आउट और लेकिन कॉलिक के साथ ये है कि वो प्रेडिक्टेबल टाइम पे होता है। जैसे मदर्स को हुँ, पता होता है शाम को 7 शाम को बजेंगे मेरा बच्चा शुरू हो जाएगा। किसी का राइट, 10 बजे, किसी का 11 बजे, हुँ, सबको पता होता है 6 घंटे तो बच्चा बहुत ही रोता है। तो वो इस तरह से रहता है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है? हुँ, सो देखिए अगर कॉलिक वाली प्रॉब्लम होगी तो हमने दूध पिला के देख लिया, डायपर चेंज करके देख लिया, घुमा के देख लिया, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, इसका मतलब मोस्टली गैस की प्रॉब्लम है ना? यानी राइट, कॉलिक की प्रॉब्लम है। हुँ, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम होगी तो साथ में फीवर आएगा या वॉमिटिंग आएगी या हुँ, अगेन यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। और राइट। एक हम लोग कहते हैं कार टेस्ट, है ना? आपने अभी बताया ना कि हम घूमते रहते थे कार्स में हम लोग जाते थे। सो बेसिकली हम कहते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, और हुँ, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो आप राइट, बच्चे को लेके कार राइड पे निकल जाएँ। हाँ, मोस्टली अगर कॉलिक होता है तो 99% ऑफ द टाइम्स वो कार राइड बच्चा में रो शांत जाता हो है। जाता है। अगर वो नहीं शांत हो रहा है इसका मतलब मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी कार से हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। ओके, है ना? सो आप दैट तो कैन बी डन। हॉस्पिटल में ही पहुँचते हाँ। थे। सो आफ्टर मीटिंग लॉट ऑफ डॉक्टर्स ना तो मुझे एक डॉक्टर फाइनली मिला जिन्होंने बोला कि आपकी डॉटर को कॉलिक के साथ-साथ मतलब रिफ्लक्स? आपके मिल्क से भी प्रॉब्लम हो रहा हुँ, है, ठीक है? हुँ, तो आप तो एक तो क्या था स्टार्टिंग में तो दादियाँ पीछे पड़ी जाती हैं, हुँ, दूध पीता ज़रा-सा हुँ, बच्चा रोए तो नहीं, पेट ही नहीं भर रहा है, हुँ, तो टॉप फीड दे रहा। हुँ, तो हुँ, मैंने इतने सारे टॉप फीड के ब्रांड्स बदल हुँ, दिए, बट हुँ, उसका रोना तो बंद ही नहीं हुँ, हुआ। हुँ, देन सम डॉक्टर टोल्ड मी कि नहीं आपको भी अपना मिल्क इनटेक कम करना कम करना पड़ेगा। हुँ, पड़ेगा एंड देन मैंने सीरियसली देखा देखा 15 हुँ, डेज में शी गॉट रियली वेरी हुँ, बेटर। सो हुँ। व्हाट्स द सिनेरियो इन सो दैट केस? बेसिकली देखिए जब हम लोग मदर्स की डाइट से डेयरी यानी मिल्क हाँ, और डेयरी प्रोडक्ट्स पनीर, चीज़, घी, कर्ड, बटर राइट, जब हम लोग ये डिलीट करते हैं, जो केसीन प्रोटीन होता है जिसकी वज़ह से कॉलिक और ज़्यादा बढ़ सकता है, वो वाला प्रोटीन कम ट्रांसमिट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, है राइट। ना? सो वो जो गैस है वो थोड़ी कम बनती है, परेशानी थोड़ी कम होती है और वो फिर बच्चा निकल जाता है। बट ये वाली जो अवेयरनेस भी आई ना कि डेयरी मिल्क से इतनी डेयरी और हुँ, प्रोडक्ट्स और मिल्क से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी कुछ सालों से ही आई है। उससे पहले तो झेलते ही थे लोग। है ना? राइट। तो अभी बस ये है कि अभी हमें पता चलने लग गया है तो हम लोग मदर्स की डाइट से कम करा देते हैं। बट हुँ, हैविंग सेड दैट वो ऐसा नहीं कि पूरा ज़ीरो हो जाएगा। वो तो अपने टाइम से ही इंटेस्टिनल मैच्योरिटी के साथ ही ठीक होगा। बट हुँ, देन ऑफ कोर्स मदर्स जो हैं अगर अपनी डाइट से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कंज़्यूम कर रही हैं तो ना करें, तो वो ठीक रहते हैं बच्चे। लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को तो हम टोटल एलिमिनेशन करा देते हैं मदर की डाइट से डेयरी और मिल्क का। हुँ।
सो इसका कुछ रिलेशन कॉलिक का फॉर्मूला फीड या ब्रेस्ट मिल्क से भी है कि फॉर्मूला फीड में ज़्यादा होता है या ब्रेस्ट मिल्क मॉम्स में कम होता नहीं, है? ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड ही होता है लोगों का यूजुअली, लेकिन ओके। ऐसे स्टडीज़ वाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, जो मिल्क तो मिल्क है ना? हुँ, डाइजेस्ट होगा तो लैक्टोज़, गैलेक्टोज़ वही ब्रेक डाउन, वही सारे हुँ, कंपाउंड्स रिलीज़ होने हैं। गैस तो वैसे ही बननी है बच्चों को, तो राइट। वो मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि हाँ, कोई मदर जो ब्रेस्ट फेड मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स होती हैं, वो भी वही कंप्लेन कर रही होती हैं और फार्मूला हुँ। फेड वाले जो बच्चे हैं, उनकी मदर्स भी वही कंप्लेन कर रही होती हैं। पर फॉर्मूला फेड में लंबा सोते हैं ऐसा बहुत बोला जाता है और सो ब्रेस्ट मिल्क में हर 2 घंटे बाद बच्चा उठ के फीड बिल्कुल, माँगता है लेकिन रात देखिए को। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दूध नहीं मिल रहा। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए टेलर मेड है। वो उसकी माँ ने सिर्फ़ उसके लिए बनाया है ना? राइट। तो उसमें एग्ज़ैक्टली उतने ही ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उतने ही अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ हैं जितना बच्चे को एग्ज़ैक्टली रिक्वायर्ड है। हुँ, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो इतना ईज़िली डाइजेस्टिबल है और बच्चे के लिए स्पेसिफिकली मेड है, तो उसका मेटाबॉलिज़्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो जल्दी मेटाबोलाइज़ होके एक्सक्रीट हो जाता है ना? हुँ, तो इस वजह से बच्चों को बार-बार भूख लगती है। जो फ़ॉर्मूला मिल्क है वो टेलर मेड नहीं है, वो जनरलाइज़्ड है ना? एब्सोल्युटली। वो सारे बच्चों के लिए एक ही जैसा है। तो वो क्या होता है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। वो पेट में पड़ा रहता है, मदर्स को लगता है अरे वाह! इससे तो पेट भर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डाइजेस्ट थोड़ा स्लोली हो रहा है। इस वजह से बच्चे कंटेंट दिखाई देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क में कंटेंट नहीं होते। बस भूख जल्दी लग जाती है। राइट आई थिंक और हम ये कैसे मॉम्स देखें कि अब मेरे बच्चे का वेट गेन ठीक हो रहा है। हुँ, मतलब उनको कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेटर्स होंगे जिसमें बोले कि हाँ, अगर मैं ब्रेस्ट मिल्क भी दे रही हूँ, मुझे फ़ॉर्मूला पे नहीं शिफ्ट करना हुँ, क्योंकि आई थिंक मैं ये प्रेशर बहुत आता है, मेरे पे तो बहुत आ रहा था हुँ। कि तुम नहीं फ़ॉर्मूला दे दो जल्दी मोटी हो जाएगी एंड जल्दी ज़्यादा लंबा सोएगी। बट मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ब्रेस्ट अच्छे फेड हैं। निकल गए। हुँ। हाँ, तो ये क्या है कि मतलब मॉम्स को इंडिकेटर मिल जाए कि हाँ, अब अच्छे से वेट गेन हो रहा है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। देखिए चाहे मैं ब्रेस्ट दे रही हूँ, हुँ। चाहे मैं फ़ॉर्मूला दे रही हूँ। नहीं एज़ सच तो मैं बता ही देती हूँ कि क्या हेल्दी वेट गेन का इंडिकेटर यस, है, यस। बट देन इन माय पर्सनल ओपिनियन एज़ अ पीडियाट्रिशियन मुझे लगता है कि वेट के पीछे बहुत भागना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। नहीं तो वो हुँ। बहुत ज़्यादा फिक्सेट हो जाती हैं जो मदर्स होती हैं। अभी कितना बड़ा नहीं, वो बाकी का हुँ। डेवलपमेंट पूरा का पूरा पीछे छूट जाता है और हम सिर्फ़ वेट के बारे में सोचने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड इसीलिए ना वैक्सीनेशन विज़िट्स होती हैं 6 वीक्स पे, हुँ, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, ताकि मंथली एक वेट चेक हो जाए और हुँ। घर पे इन लोगों को चेक ना करना पड़े न्यू जो मदर्स हैं उनको। नहीं तो वो राइट। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। आज वेट कम है, आज वेट अच्छे ज़्यादा से है, इस हफ्ते इतना आया। तो इसलिए अगर आपको बाकी हेल्दी बेबी इंडिकेटर्स देखने हैं, तो हुँ, अगेन यूरिन आउटपुट आपको देखना होगा 6 टू 8 वेट डायपर्स पर डे। हुँ। बच्चा अलर्ट है कि नहीं, बच्चा एक्टिव है कि नहीं और बच्चा फीड के लिए एंथुसियास्टिक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखनी हुँ। होंगी। अगर मैं सिर्फ हेल्दी वेट की बात करूँ, तो जो फर्स्ट 2 टू 3 मंथ्स होते हैं, इसमें 150 टू 200 ग्राम्स पर वीक वेट गेन हो रहा होता है। ओके, 3 मंथ्स के बाद से वेट गेन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो 100 टू 150 ग्राम्स पर वीक होता है, 6 मंथ्स के बाद से और भी स्लो हो जाता है, क्योंकि ओके। फिर बॉडी डेवलपमेंटल स्पर्ट में जा रही होती है। हुँ, तो ये होता है जो हेल्दी वेट गेन वाला इंडिकेटर होता है। राइट। अगर कभी लगता है कि बच्चे का वेट एकदम से ड्रॉप हो रहा है, देन इट हुँ, बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो कुछ ग्रोथ कर्व्स होते हैं ना जो सारे वैक्सीनेशन चार्ट्स में होते हैं, या, वहाँ पे ग्रोथ कर्व्स में हम लोग चार्ट कर सकते हैं बच्चे को। अगर लगता है कि एक्यूट स्पाइक है या एक्यूट ड्रॉप है उस परसेंटाइल कर्व हुँ, में, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। या आपने बोला वैक्सीनेशन हुँ, का, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स हुँ, एंड प्लस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेनलेस एंड आई थिंक ये पेन फ्री आई नो। और पेन वाली वैक्सीनेशन के लिए एक तो डबल चार्ज आ जाता है। बहुत ज़्यादा चार्जेज़ हैं, ठीक हाँ, है, आई नो। बहुत हुँ, ज़्यादा चार्ज हुँ, है एंड देन देयर इज़ ऑल्सो अ मिथ कि हमें नहीं गवर्नमेंट से नहीं लगानी है, हुँ, गवर्नमेंट वाली इतनी अच्छी नहीं होती हैं हुँ, एंड प्राइवेट्स वाली ज़्यादा अच्छी होती हुँ, हैं। इज़ हुँ, इट लाइक दैट या हुँ। दे आर सेम? देखिए, अगर मैं बात करूँ वैक्सीनेशंस कितनी इम्पोर्टेंट हैं, तो जो फर्स्ट 3 टू 6 मंथ्स वाली वैक्सीन्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सारी वैक्सीन्स इम्पोर्टेंट हैं। या जितने जल्दी हम बच्चों को जितने टाइमली हम बच्चों को वैक्सीनेट करा देंगे, उनको वो वाले इन्फेक्शंस होने के चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएँगे। राइट। तो बर्थ पे जो बीसीजी लगती है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। सिमिलरली जो डिप्थीरिया है, वूपिंग कॉफ, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, रोटावायरस, ये जितनी भी शुरू में फर्स्ट 3 मंथ्स वाली जो वैक्सीन्स हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग और क्रिटिकल इलनेसेस से हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिकॉज़ ऑफ वैक्सीनेशन इतना अच्छा अभी वैक्सीनेशन इंडिया में अपटेक अच्छा हो रहा है वैक्सीन्स का, तो उसके वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफ़ी रिड्यूस हुई है लास्ट कुछ सालों में, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी बिग थिंग। और गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रही है, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम है ही, मिशन इंद्रधनुष है।
तो गवर्नमेंट भी लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। तो राइट। वैक्सीनेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी शुड मिस अ वैक्सीन। जो कोई भी बच्चे को नहीं मिस कराइए वैक्सीन। राइट। अब आपने पूछा पेनलेस, देखिए पेनलेस। मिसनोमर्स हैं, ठीक है? बस नाम का डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं। जो ओके। पेन वाली दोनों ही में इंजेक्शंस तो लगेंगे, इंजेक्शन राइट। लगेगा तो दर्द तो होगा, तो पेन तो दोनों ही में होना है। बस जो डिफरेंस आता है वो आफ्टर इफेक्ट्स का आता है। जो पेनलेस वैक्सीन्स हैं उनमें फीवर, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट वो थोड़ी कम होती है। ओके। मेडिकल एफिकेसी दोनों की मोर और लेस सेम है। पहले वाले टाइम में पेन वाली जो वैक्सीन्स थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हैं, उनको काफ़ी प्रमोट किया जाता था। अभी जो स्टडीज़ आ रही हैं वो थोड़ी सी इक्विवोकल आ रही हैं। तो मेडिकल एफिकेसी दोनों की सेम, नियरली सेम है। द थिंग इज़ कि आप जो भी वैक्सीन लगवाते हैं बस इतना कर लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए। दोनों में से जो भी लगवाएंगे बच्चे को वाले डिजीजेस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अबाउट गवर्नमेंट और कॉस्ट, यस, देखिए कॉस्ट। प्राइवेट में हमेशा जो वैक्सीन हैं बहुत कॉस्टली हैं। राइट। 9,000, 10,000, 11,000 तक की हाँ। वैक्सीन हो जाती हैं अगर हम लोग पूरे कॉम्बिनेशन में लगवाते हैं तो। ये सारी की सारी वैक्सीन गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मेंटल ब्लॉक आता है पेरेंट्स का कि हमें गवर्नमेंट सेटअप में जाना नहीं है ना? लेकिन अभी इतने सारे छोटे-छोटे सेंटर्स बना दिए गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए हैं कि वहाँ पे जाके जो प्रोसेस होता है बहुत स्मूथ होता है। तो अगर कोई चाहे तो ये वाली वैक्सीन्स गवर्नमेंट में भी आराम से लगवाई जा सकती हैं। और गवर्नमेंट वैक्सीन्स और जो इम्पोर्टेड वैक्सीन्स हैं उनमें भी अगेन मेडिकल एफिशिएंसी का कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वैक्सीन लगवाना इम्पोर्टेंट है, कहाँ लगा रहे हैं, कौन से टाइप की लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, बस आप लगवा लीजिए वैक्सीन। थोड़ा स्टेटस सिंबल है कि हाँ, तो वही, हमें हाँ, प्राइवेट पे जाके इतने हाँ, पैसे मतलब खर्च मुझे करके। लगता है कि कंफर्ट ज़्यादा होता है, आदत हो जाती है बस कि ठीक है, हाँ। तो वो वाली राइट। चीज़ है। बट मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत एलीट पेशेंट्स को भी अपने जानती हूँ जो कि गवर्नमेंट में लगवा रहे हैं एंड वी आर ओके विद दैट। या राइट। आपने बोला फर्स्ट डे से हम लोग विटामिन डी भी स्टार्ट कर या देते हैं। हुँ, एंड इज इट नेसेसरी? एंड अगर हम सिर्फ बच्चे को रोज सनलाइट में ही हुँ, बिठाएं हुँ, एंड वी कैन स्टॉप गिविंग विटामिन डी या। और वी शुड गिव इट बोथ द देखिए थिंग्स? विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारे कंट्री के लिए, हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट में बच्चे को पूरा एक्सपोज करके रखेंगे तब जाके थोड़ा बहुत विटामिन डी बना पाएगा बच्चा, है ना? ओके। और प्लस अगर उतनी सनलाइट हम देने लग गए तो इतना पोल्यूशन है, इतना टेम्परेचर वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है इतना, तो हाइपरथर्मिया, बच्चे को ज़्यादा सनबर्न हो सकता है, बच्चे को ये इंजरीज हो सकती हैं, स्किन में डैमेज हो सकता राइट। है ना? तो यूवी रेज़ भी एक्सपोज़ हो रही हैं, इंफ्रारेड रेज़ भी एक्सपोज़ हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों से बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। तो हम उतना दिखा भी नहीं सकते डायरेक्ट सनलाइट में, थ्रू द विंडो वगैरह दिखाना बच्चे को सेफ होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, है ना? तो 40 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है विटामिन डी वो मिलता है ब्रेस्ट मिल्क से। वो भी ओके। बच्चा अगर बहुत सारा पिएगा तब। सिमिलरली जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं उसमें भी 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है पर लीटर, ठीक है? तो कैसे भी करके उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहे हैं। सो राइट। विटामिन डी का इसलिए सप्लीमेंट देना ज़रूरी है। ये बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी से बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मलाइज़ हो जाती है, जो कि हार्ट की फंक्शन के लिए, टोटल बॉडी फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। टीथ के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सारे बच्चों को 1 ईयर तक एवरी डे विटामिन डी ड्रॉप्स हम रिकमेंड करते हैं। 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। नेक्स्ट, जॉन्डिस इज वेरी कॉमन इन हुँ, न्यूबॉर्न हुँ, बेबीज। फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड क्यों हर बच्चे को जॉन्डिस होता ही होता है? हुँ। बताओ। देखिए जॉन्डिस, जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है दैट्स अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का लिवर इमेच्योर है। बच्चा नया-नया दुनिया में आया है, उसका लिवर इमेच्योर है। लिवर मैच्योर होगा 7 से 10 दिन में। जब तक लिवर मैच्योर नहीं होता, तो जो लिवर का काम है वो क्या है? बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबोलाइज़ करना और स्टूल और यूरिन यानी पॉटी और यूरिन में निकाल देना। क्योंकि लिवर मैच्योर ही नहीं है अभी तक, तो होगा क्या? बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है लिवर ठीक से मेटाबोलाइज़ नहीं करेगा। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बिलिरुबिन भी कहते हैं, वो ब्लड में घूमने लगेगा। वो येलो होता है, ब्लड येलो हो गया, स्किन येलो हो गई। तो हमें एज़ पीडियाट्रिशियंस बच्चे के स्किन और आइज़ के येलोइश डिस्कलरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ब्लड में जो बिलिरुबिन लेवल्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल है वो इतना ना बढ़ जाए कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे और बच्चे का आईक्यू अफ़ेक्ट हो या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो। सो दैट्स व्हाई जॉन्डिस इज़ वेरी, उसको चेकअप कराना, उसका ट्रीटमेंट कराना अगर प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जॉन्डिस सारे ही बच्चों को होता है मोस्टली, है ना? हम लोग को सिर्फ़ तब मतलब होता है जब वो ट्रीटमेंट ज़ोन में हो। इसलिए जब भी डिस्चार्ज होते हैं बच्चे तो 2 या 3 दिन बाद उनको फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया जाता है और जल्दी फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया जाता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉज़िटिव है, या मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ए, बी या एबी है, या इस तरह का और कोई रिस्क फैक्टर है,
तो फिर और जल्दी बुलाया जाता है जॉन्डिस चेक के लिए। एक बार ये वाला लिवर मैच्योर हो जाता है 10, 12, 14 डेज़ पे, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम अपने आप से सबसाइड हो जाती है। तो इस दौरान जॉन्डिस को पिक करना इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे को कोई लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो। राइट। दैट्स व्हाई वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट्स व्हाई वो होता है। मेरे बेटे को हुआ था, मुझे याद है, और बहुत ज़्यादा पैनिक आई नो, क्रिएट कर दिया बिल्कुल। था डॉक्टर्स ने भी, और हम भी हो गए थे। देन एक बार तो आ गया था टाइम कि उसको हम वो इंक्यूबेटर्स में रखते हैं, फोटोथेरेपी, हाँ, फोटोथेरेपी में। हाँ। बट देन मतलब आपके लिए तो रोज़ का है, हमारे लिए तो आपका तो एक ही है। हमारा तो हाँ। एक ही है। तो मतलब वो कि उसको बिल्कुल बेयर स्किन, बिकॉज़ वो अभी आई नो। विंटर्स में हुआ था, उसको बेयर स्किन फोटोथेरेपी सेशन में रखेंगे। मतलब वो तो इट्स वेरी स्कैरी फॉर पेरेंट्स। हाउ यू वांट टू सो वही सूट देम? सो द थिंग इज, डॉक्टर्स इसलिए थोड़ा पैनिक करते हैं, या हम लोग तो वैसे यूजुअली नहीं करते पैनिक, लेकिन ये हमारा इतना मतलब ट्रांसपेरेंटली हम लोग इसलिए बताना चाहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, ये बाद में भी पता चलता है, तो वो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हम सोचते रह जाते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों मेंटली हमारा बच्चा थोड़ा पीछे है, कुछ और है। तो जो चीज़ ईजिली प्रिवेंटेबल है उसको हम लोग तुरंत ठीक करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जब जॉन्डिस के लिए हम फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे की पूरी स्किन एक्सपोज़ करते हैं एक्सेप्ट आईज़ एंड डायपर वाला रीजन हम डायपर पहना के रखते हैं। राइट। तो ताकि पूरी बॉडी को उस वाली एक फिक्स्ड वेवलेंथ की, एक फिक्स्ड फ्लक्स की लाइट हम लोग दे पाएँ, और जो येलो वाला पिगमेंट है वो नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट में कन्वर्ट हो पाए, उस लाइट की हेल्प ओह! से। उसको फोटो आइसोमराइज़ेशन कहते हैं, और वो ओह! फिर यूरेनस स्टूल से जल्दी-जल्दी निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हॉस्पिटल की मशीन्स अच्छी होती हैं, 24 आवर्स में बच्चों का जॉन्डिस कम हो जाता है, अगर बच्चे को कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है तो, राइट। है ना? तो इसलिए वो बस इतना समझना होता है पेरेंट्स को भी कि ये बच्चे के लॉन्ग टर्म उसके लिए है, और हमें तो बच्चे के साथ ही रहना है, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, सबको सेम पेज पे रहना है ताकि बच्चा आगे ठीक रहे। अब मेरे को ये भी बोला गया था कि मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं फीड करती रही और थोड़ा सनलाइट से एक्सपोज़र किया तो हुँ, ही गॉट हुँ, बेटर। हुँ। बट देन आप सिर्फ़ देखकर टेस्ट चेक करना नहीं। है, या फिर बिलीरुबिन वो सो बे बहुत स्कैरी था। सो बेसिकली देखिए, डिफरेंट ब्लड तरीके नहीं, लेके। देखिए 3 तरीके होते हैं। एक तो देख के पता चल जाता है बच्चों को हुँ, जॉन्डिस, अगर उनके पाम्स और सोल्स अगर बहुत येलो येलो दिख रहे हैं, इसका हुँ, मतलब जॉन्डिस हो सकता है। तो ये होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। दूसरा होता है एक ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, एक मशीन आती है, ओके। उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो उससे भी जॉन्डिस की एक स्क्रीनिंग मेथड होता है ये, वो भी पता हुँ, चल जाता है। लेकिन जो कन्फर्मेशन होता है कि बच्चे को हुँ, एडमिट करना है कि नहीं, राइट। वो उसके ब्लड टेस्ट से ही होता है ना? तो अगर स्क्रीनिंग हुँ, पॉज़िटिव आ रही है, या फिर बच्चे के पाम्स और सोल्स येलो दिख रहे हैं, तो हुँ, फिर आपको पीडियाट्रिशियन बोलेंगे कि इसका टेस्ट कराना होगा, एंड हुँ, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ट्रीटमेंट करें कि नहीं करें। क्योंकि अगेन देखिए, ओके। मदर से बच्चे को दूर रखना इज़ अ बिग डिसीजन। तो या हमें भी राइट। श्योर होना पड़ेगा कि नहीं, अब बच्चे को एक्चुअली ज़रूरत है, तभी रखते हुँ। हैं, नहीं तो फिर नहीं रखते। तो सो और ये एनी केस के जॉन्डिस इतना खराब हो गया कि इट कैन लीड टू डेथ ऑफ अ चाइल्ड? यस, यस। यस। सो इट वाज़ प्रीटी कॉमन कुछ सालों पहले तक, जब तक ओह! इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बच्चों का 35-40 तक मिलीग्राम पर डीएल तक आ जाता था जॉन्डिस। सो अब तो थैंकफुली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हुँ, हैं। तो अभी तो वो चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन एक कर्निक्टेरस नाम की बीमारी होती है, बीआईएनडी भी बोलते हैं हम लोग, बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोनल डैमेज। तो वो वाली भी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, लेकिन थैंकफुली अब इंटरवेंशंस आ गए हैं, तो awareness, ठीक हो yeah. जाता And sudden infant death syndrome है। is also very common. And हुँ। what are the मतलब reasons behind that? And ये एक्चुअली है, ये मॉम ज़्यादा टेंशन में आती रहती है कि बच्चा ठीक है ना, बच्चा जिंदा है। नहीं, देखिए, जो म मदर की टेंशन है वो तो मैटरनल एंग्ज़ायटी है। बट राइट। थैंकफुली इंडिया में एसआईडीएस, जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, उसकी इंसिडेंस काफ़ी कम है, लेस देन 0.0001%, ओह है ना? तो इंडिया नाइस। में बहुत ही कम है। वेस्ट में इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उन लोग को रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती हैं। बच्चे के आस-पास ये नहीं रखना है, बच्चे को साथ में नहीं सुलाना है, उनके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। थैंकफुली इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे इसकी इंसिडेंस कम है। ओके। तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम, मतलब बच्चे को बस आपको इतना रखना होता है कि क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी नोज़ अपने आप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे, अपना सर अपने आप से मूव नहीं कर पाएँगे। राइट। तो जब आप उसको बच्चे को उल्टा लेटाते हैं कभी भी, तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसने अपना सर इधर-उधर किया हुआ है, ताकि उसकी नाक ना दबे, स्मॉदरिंग ना हो जाए। ना दूसरा, बच्चा अपने हाथ से कुछ अभी हटा नहीं पाएगा, तो उसके अराउंड लूज़ ब्लैंकेट्स या सॉफ्ट टॉयज़ नहीं रखे जाते हैं, ताकि बस सफोकेशन ना हो जाए। राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्लस आपको ये ध्यान रखना होता है कि
हम लोगों को बेड में तो हम बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं, पर सो रहे हैं तो सोफे पे या चेयर पे ना सोएं, क्योंकि छोटा जगह है, फिर अगेन स्मॉदरिंग की रिस्क हो सकता है। इसी तरीके से अगर मदर या जो भी बच्चे के साथ सोना चाह रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा थकान में है, बहुत टायर्ड है ना? या फिर अगर उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ली है ताकि उन्हें नींद आ रही है, या अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम करी हुई है, या अगर बच्चा लेस देन 2.5 केजीज़ का है, तो उसके साथ को स्लीपिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर रहे, तो फिर बच्चे को एसआईडीएस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबली हो जाते हैं। So co-sleeping, is it not recommended for first few days? Is it like that? नो, नो, इट इज़ ओके। वही It मैंने is जो okay. चीज़ें कही बस वो आपको ध्यान रखनी है ना? And what safe sleeping practices we can do with the kids? कि हमें बिल्कुल safe environment ही create कर रहा है हमने हुँ। बच्चों के लिए। देखिए, सेफ स्लीपिंग प्रैक्टिसेज़ में ये है कि जो अगर जब सोने का माहौल बन गया, जैसे तो मेरे बच्चे जो होते हैं उनका कोई स्लीप रूटीन नहीं होता है इन द Right. इनिशियल फ्यू वीक्स या मंथ्स। लेकिन एक बार अगर आपको पता है कि नहीं मुझे इस तरह से अभी स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, तो जो लाइट्स होती हैं डिम रूम की वो डिम रखनी चाहिए हमें, है ना? आप व्हाइट नॉइज़ चला सकते हैं या कोई जेंटल म्यूज़िक चला सकते हैं, आप Right. हल्की सी मसाज कर सकते हैं बच्चे की। और Hmm. जो आप बच्चे की क्रिब होती है जहाँ, या फिर अगर आपने जहाँ पे बच्चे को लिटाया है, चाहे बेड पे भी लिटाया है, तो वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो फर्म होना चाहिए जो मैट्रेस है Okay. ना? जो पिलो है, अगर आप पिलो यूज़ करते हैं, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सर के नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेक फ्लेक्स होगी और फिर बच्चे को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आएँगे, है ना? तो बच्चे की जो नेक है वो थोड़ी-सी आराम से रहनी चाहिए, इन सेमी एक्सटेंडेड मोड पे ही रहनी चाहिए। और आस-पास सॉफ्ट टॉयज़ नहीं रखने हैं, कोई लूज़ ब्लैंकेट्स नहीं रखने हैं, फेस को कवर नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपने बोला कि पिल्लो के लिए हुँ, सो बोलते हैं राई का पिल्लो यूज करो हाँ, सो दैट वो फ्लैट हाँ, इसका इशू ना हाँ, हो हाँ, फ्लैट हेड का हाँ। सो इज इट करेक्ट सो देखिए, इट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक द है थिंग इज़ कि पोज़िशनल प्लेजियोसेफेली बोलते हैं हम लोग उसको, वो हाँ तो होता ही है ना? थोड़ा-सा सर चपटा होता ही है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, और उसके बाद वो अपने आप से राउंड हो जाता है बाय 6 टू 18 मंथ्स, इन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 टू 18 मंथ्स। सो पिलोज़ रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होती हैं। ओके अगर आप पिलो यूज़ करें, तो उसमें कोई शेप नहीं होना चाहिए, और अगर घर के लोग इंसिस्ट कर रहे हो, तो आप राई वाली पिलो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अलग से वो शेप नहीं होगा ना, वो फर्म नहीं हाँ होगी। राइट सो राइट दैट्स व्हाई उसके लिए हम लोग बोल देते हैं, अच्छा ठीक है, कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत है बच्चे को, है ना? तो फिर अगर ऐसे ही फॉर्म पे भी लिटाएं तो तो बिल्कुल इट्स ठीक है। फाइन हमें मसाज कब से स्टार्ट करनी चाहिए फर्स्ट डे से हुँ। ही आते ही मॉम स्टार्ट हो जाती हैं या बड़ी दादी नानी या जापा रख लेते हाँ, हाँ, हैं एंड फुल ऑन मसाज स्टार्ट हो हाँ। जाती है बच्चे को हुँ। पकौड़ा समझते हैं ऐसे को उछालते रहते उछालते रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। हैं सो देखिए, मसाज 7 टू 10 डेज़ ऑफ लाइफ़ के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ओके है? बस उस कुछ चीज़ों का अगेन ध्यान रखना है, जैसे आपने बताया कि जो घर के बड़े होते हैं बस लगे पड़े रहते हैं ना, हाँ तो तंदुरुस्त नहीं करना है बच्चे को मसाज से, वो एम नहीं है। मसाज का ये एम है कि जब हम बच्चे को पूरे जेंटल मसाज एक करते हैं, कि हम लोग जेंटली उसको पूरी बॉडी टच कर रहे हैं, तो एक सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन की वजह से, टच की वजह से एक सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रहता है बच्चे का। सो ओके दैट इज़ द बेसिस बिहाइंड द मसाज। तो प्रेशर बिल्कुल ऐप्ट रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, है ना? बस हल्का-हल्का बच्चा एन्जॉय करे। अगर बच्चा रो रहा है, तो उस मसाज का कोई बेनिफिट नहीं है ना? इसके साथ ही आपको ये देखना होता है कि आपके जो हाथ हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ख़ास तौर पे जब कभी वैक्सीन लगती है बच्चे को, या किसी को फ़ीवर आ रहा है बच्चे को, या बहुत ज़्यादा कॉलिक में है बच्चा, तब ऑलरेडी रो रहा है, आप और रुला लो, वो सब नहीं करना है हमें। और कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं सो कोकोनट ऑयल जो है वो समर सीज़न के लिए अच्छा है। अभी वाले ओके सीज़न के लिए, विंटर सीज़न के लिए ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है या सेसमी ऑयल है, ये यूज़ किया जा सकता है। लेकिन किसी-किसी बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो कोई भी ऑयल सूट नहीं करता है कभी-कभी। तो अगर ऐसा हो तो किसी हाइपो एलर्जेनिक लोशन से मॉइस्चराइज़ किया जा सकता है, मसाज किया जा सकता है। और अगर वो भी नहीं सूट कर रहा हो, तो बस हाथ से ऐसे टच कर लिया जाता है। अगेन द एम इज़ कि सेंसरी स्टिमुलेशन होके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करानी है। हमें बच्चे को नहलाना चाहिए आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड कॉर्ड फॉल्स ऑफ, हमारी हाँ, फॉल्स ऑफ हो हाँ। जाए सो क्या अम्बिलिकल कॉर्ड का हम केयर कर सकते हैं बिकॉज आई सीन मतलब मेरे बेटे के भी कुछ हुँ, कुछ डिस्चार्ज हो रहा हाँ, था तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी मैं हाँ, डॉक्टर के पास मैंने कहा कुछ नहीं कुछ है नहीं है। हाँ, बीटाडिन लगा के क्लीन करते रहो बस हाँ। that's it." सो देखिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गिर जाती है अपने आप से, 8 टू 12 डेज़ में गिर जाती है। उसको हम लोग को ड्राई रखना होता है।
है ना? उसपे हम कुछ लगाते नहीं हैं, अल्कोहल स्वैब नहीं लगाते, बीटाडीन भी अभी हम लोगों ने मना करना शुरू कर दिया है, ओके, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशंस चेंज हो गई हैं क्योंकि वो इरिटेंट होता है। ओके। सो वो भी नहीं लगाते, हम कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते, कोई क्रीम नहीं लगाते, तो उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? जैसे पूरी बॉडी को मसाज करते हैं वैसे उस वाली जगह पे भी मसाज हो जाती है, जैसे ओके। पूरी बॉडी पे को नहलाया जाता है वैसे ही उस वाली जगह पे भी नहलाया जाता है। जब कॉर्ड गिरती है तो थोड़े दिन तक उसमें से येलोइश सिक्रीशंस आ सकते हैं, वो नॉर्मल कॉर्ड सिक्रीशंस होते हैं। कभी-कभी ओके। ब्लड भी आता है जिसकी वजह से जो कपड़े होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हुँ, फ्रैंक ब्लीडिंग कभी भी नहीं होती, है ना? हुँ, तो बस थोड़े दिन के बाद वो भी चीज़ अपने आप से ठीक हो जाती है। तो आपको बस इतना करना है कि ध्यान रखिए कि अगर लग रहा है कि नहीं पस ही ooze आउट हो रहा है, हुँ। स्मेल आ रही है वहाँ से या रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि अम्बिलिकल सेप्सिस जो होता है, जो कॉर्ड का सेप्सि इन्फेक्शन हो जाता है, वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। ओह! फिर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉर्ड केयर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है उस जगह को, कुछ लगाना नहीं है एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड जब टू। तक कॉर्ड फॉल नहीं करती तब तक नहला सकते हैं? जब कॉर्ड फॉल हो जाएगी उसके बाद नहलाना ज़्यादा बेटर ओके। है ना? वो भी इसलिए नॉट बिकॉज़ ऑफ द कॉर्ड, जब कॉर्ड फॉल होती है तो हमें समझ में आता है कि शायद स्किन भी मैच्योर हो गई होगी। ओह! सो वो एक एक नहीं पैरेलल इंडिकेटर जैसा हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पहले एक बार कॉर्ड गिर जाए उसके बाद नहला लो। हुँ, क्योंकि शुरू में अगर नहला लिया तो हीट लॉस होगा, उसकी वजह से हुँ, वेट लॉस बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट 7 टू 10 डेज़ में वेट लॉस होता है, तो हम नहीं चाहते बच्चे को राइट। ठंड लगे। सो उस वजह से शुरू में स्पॉन्जिंग से काम चला लेते हैं और उसके बाद फिर हम नहलाना शुरू करते हैं। बोला जाता है कपड़े भी जब बच्चों को पहनाएँ तो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, इट शुड नॉट बी इरिटेंट या पुराने कपड़े पहनाएँ। फर्स्ट 40 डेज़ बोलते हैं कि पुराने कपड़े ही पहनाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वी आल्सो नो कि बच्चों की स्किन सेंसिटिव है, सॉफ्ट क्लोथ्स ही होने हुँ, चाहिए। बट देयर इज़ एनी अदर थिंग आल्सो वी शुड टेक केयर व्हाइल वी आर चूजिंग क्लोथ्स फॉर द किड्स? हुँ। देखिए, ये तो हम लोग भी मानते हैं कि अगर आप नए कपड़े खरीद रहे हैं तो पहले उसको धो लें, उसके बाद ही बच्चों को पहनाएँ, है ना? क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या कंटामिनेशन हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू वॉश क्लोथ्स बिफोर वी मेक द बच्चा वियर इट। लेकिन हम लोग को बस हमेशा इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फैब्रिक यूज़ करें, वो ब्रीदेबल होना चाहिए। वो कॉटन भी हो सकता है, मसलिन भी हो सकता है, बैम्बू फैब्रिक्स भी आते हैं आजकल, तो राइट। वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। बट वो ब्रीदेबल होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा ओपेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए बच्चे की स्किन पे। हुँ, हुँ, और हुँ। एम्बेलिशमेंट्स वाले जो क्लोथ्स होते हैं ना, कि हाँ, वो ओके। ग्लिटर लगी है और ये लगाए, वो डिज़ाइन, ये तो वो बच्चे को ऑलरेडी इरिटेट कर देगा क्योंकि बच्चा तो हाँ, पूरे समय अपना हाथ-पैर करेगा ही ऊपर-नीचे। राइट। तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। प्लस हम चाहते हैं कि क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, वो थोड़े ज़्यादा उनकी स्किन सेंसिटिव है बिकॉज़ ऑफ दिस पॉल्यूशन, बिकॉज़ ऑफ हुँ, द इंक्रीज़ इन एलर्जेंस इन द एनवायरनमेंट। तो हमको लगता है कि बेबी डिटर्जेंट यूज़ करेंगे कपड़ों के ऊपर तो एक एडिशनल इरिटेंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो राइट। हम नॉर्मल डिटर्जेंट्स यूज़ नहीं करना चाहते फर्स्ट फ्यू मंथ्स तक बच्चों के क्लोथ्स के लिए। एंड डेटॉल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हाँ। पेरेंट्स। इज़ इट राइट टू यूज़ डेटॉल? डेटॉल को बच्चों की स्किन पे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, है ना? नहीं वो वो ना वो जब कपड़ों के वॉश लिए करते हैं हाँ, कपड़े तो वो हाँ। कर सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बट कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, बट स्किन पे यूज़ नहीं करना है डेटॉल, वो ध्यान रखना हुँ, है। और बच्चे को बर्प कराना फॉर हाँ। फर्स्ट फ्यू हुँ, बहुत ही टॉक्सिक थिंग है हुँ, पेरेंट्स के लिए। व्हाट हुँ, आर द राइट वेज़ टू बर्प द चाइल्ड हुँ। या फिर हमें क्या-क्या चीज़ें हम वो करें क्योंकि माएँ क्या होती है आधा-आधा घंटा लेके बर्प नहीं आया, बर्प हुँ, नहीं आया, बर्प नहीं आया। हाँ, और रात को 3 बजे भी बर्प नहीं आया, बर्प नहीं बहुत नहीं आया। है, सो हाँ। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर आई नो, पेरेंट्स। आई नो। देखिए बर्पिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? और राइट? ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बर्प करे। हमारा ओह! काम सिर्फ़ ये है कि 5 टू 10 मिनट्स अपराइट पोज़ीशन पे बच्चे को पैट कर लेना है ना? ओके। अब बर्पिंग हम लोग ऐसे ऑन द शोल्डर भी करा सकते हैं, है ना? बच्चे हुँ, को थोड़ा सपोर्ट करके हम अपने ऊपर बीच में भी रख के ऐसे करा हुँ, सकते हैं या फिर हम बच्चे को बिठा के थोड़ा-सा करा सकते हैं, राइट। जो पोज़ीशन आपके लिए कंफर्टेबल और कन्वीनिएंट हो। लेकिन अगर करानी कैसे चाहिए अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, है ना? हुँ, तो जब ब्रेस्ट हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, तो उसके हुँ, बीच में हम लोग एक बार कराएँगे एंड आफ्टर द फीडिंग हम लोग एक बार करा लेंगे ओके। जो बर्पिंग। एंड सिमिलरली अगर हम फॉर्मूला दे रहे हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉटल, तो एक बार हुँ, मिडवे हम लोग बीच में एक बार करा लेंगे फीडिंग के ओके। और फिर हम लोग लास्ट में फिर से करा लेंगे। तो 5 हुँ, टू 10 मिनट्स अपराइट पोज़ीशन पे पैट करें, फिर अगर बर्प नहीं भी लेता है बच्चा, तो यू कैन मेक द बेबी लाई डाउन। क्योंकि वो तो घंटों-घंटों नहीं भी लेगा बच्चा, हाँ, हाँ, तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर द बेबीज़ नॉट टू बर्प, पर हमें ग्रेविटी को अपना काम करने देना है। ऐसा भी होगा कि हाँ, ठीक है, मैंने लिटाया और बच्चे ने वॉमिट कर दी, येस। पर वो तो बर्प के बाद भी कर देता है, ठीक हुँ, है? सो दैट आपको बस अपराइट पोज़ीशन पे पैट कर लेना है उसको। एकदम से अगर आपने लिटाया उसको तब एस्पिरेशन का खतरा हो सकता है, ओके। कि यार बिल्कुल यहीं पे था और फिर उसने बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया। लेकिन अगर वैसा नहीं आपने करा लिया है,
फिर परेशान नहीं होना है। अगर स्पिट कर भी दिया, वॉमिट कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वॉमिट से भी माएँ बहुत हुँ, प्रॉब्लमेटिक में रहती हैं कि हर उसके बाद वॉमिट कर देता है, हर उसके बाद आज ये दही जैसी आई है, तो हाँ, आज दूध जैसी हाँ। आई है, आज इसकी सेमी सॉलिड आई नो, कंसिस्टेंसी हाँ। है। देखिए गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, स्पिट अप्स तो होंगे ही, है ना? और हुँ, स्पिट अप्स जो है वो 3.5 महीने तक तो रहते ही हैं, मतलब 1 मंथ से यूजुअली शुरू होते हैं, 3.5 महीने तक रहते हैं और जिन बच्चों में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ होता है, उन हुँ। लोगों में और लंबे चल जाते हैं। 8 टू 10 मंथ्स तक ओह! भी स्पिट अप्स और वॉमिट्स होती रहती हैं। और हुँ। परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स क्योंकि पूरे समय बस कपड़े ही चेंज कर देते हैं, इतनी राइट, वॉमिटिंग होती है, इतने स्पिट अप्स होते हैं। एब्सोल्युटली। सो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है और जो हमने कॉलिक के टाइम किया था कि डेयरी एलिमिनेट करते हैं, तो हुँ, वो एक हुँ। ट्रायल किया जा सकता है इन बच्चों के साथ। क्योंकि जब ज़्यादा गैस बनेगी, जब ज़्यादा एसिडिटी होगी, तब बच्चों को ज़्यादा रिफ्लक्स बनता है। हुँ, हुँ। सो उसमें भी बस वही है, लेकिन इसके भी कोई लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेज़ होते नहीं हैं। तो बस पोंछा और वापस शुरू हो गया क्योंकि बच्चा तुरंत ही माँग लेता है। राइट। उसने वॉमिट करी और 10-15 मिनट बाद वापस द बच्चा इज़ रेडी कि ये मुझे और दे दो, है ना? तो ये सो बहुत ही थकान वाली चीज़ आई है नो। मॉम के लिए। हाँ, सो अब उसने तो माँगा हम कैसे दें? सो देखिए वही है कि अगर हमारा बच्चा 1 मंथ से ऊपर का है ना? और हुँ, आपको लग रहा है हर फीड के बाद वॉमिट कर रहा है, तो लास्ट फीड से आप 20 टू 30 ml कम देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी हाँ। वो माँग ही रहा है, उसने ज़िद लगा ली कि नहीं मुझे तो चाहिए, तब आप ऑर्थोडोंटिक पेसिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये हुँ। सारी चीज़ें जो करी जा सकती हैं, लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं, कॉलिक है, रिफ्लक्स है, स्लीप इश्यूज़ हैं, ये जितनी और इरिटेबिलिटी, क्राइंग ये तो झेलनी पड़ेंगी भाई अभी, तो चलेगा पूरा कार्यक्रम है तो। तो आपने पैसिफायर बोला तो हुँ, मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ। हाँ। हम तो पैसिफायर बिल्कुल नहीं बोलते। मतलब अच्छा, फॉर अस तो हुँ, पैसिफायर इज़ अ बिग नो नो। अच्छा, हाँ, चलो अगर बहुत ही प्रॉब्लम में हाँ, कॉलिक वाला बच्चा है हाँ, एंड उसको सूद करने के लिए मॉम हाँ, को बहुत ज़्यादा फीड देना पड़ता है, हुँ, देन वी से कि ठीक है आप पैसिफायर्स यूज़ कर लो। हुँ, एंड बट वो भी आप 6 मंथ्स के तक ही यूज़ करना है, 3 मंथ्स तक ही हुँ। यूज़ करना है। व्हाट्स योर टेक ऑन पैसिफायर? सो हमारा ये है कि हमें बच्चे की भी शांति चाहिए और घर की भी शांति चाहिए, है ना? हमें चाहिए कि सब लोग इतने खुश मतलब इतने आराम से रह पाएँ कि बच्चे पे ध्यान दे पाएँ, फ्रस्ट्रेशन पे ना रहें। सो राइट। बेसिकली अगेन हमारा ये रहता है कि अगर हम लोग सब कुछ करा रहे हैं, रिफ्लक्स लेकिन बहुत ज़्यादा है, कॉलिक बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स हुँ, बहुत परेशान हैं, तो हम लोग ऑर्थोडोंटिक पेसिफायर्स के अलाउ कर देते हैं। ऑफ कोर्स आपका वो डिटैचेबल नहीं होना चाहिए, वन या पीस होना चाहिए, उसमें कुछ लगाना नहीं है, हनी नहीं लगाना, शुगर नहीं हुँ। लगाना, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एंड बट बाय द एज ऑफ 2 इयर्स पेसिफायर्स फिकवाने होते हैं। सो दैट इज़ द वन थिंग दैट वी डू कि 2 साल से ऊपर तो नहीं रहे, नहीं तो डेंटिस्ट के पास चला जाएगा बच्चा। हम तो 6 मंथ्स के बाद ही व्हाट हाँ, वी से इज़ 6 मंथ्स के बाद जब हमारे टीथ आने शुरू हो हुँ, जाते हैं एंड एट दैट टाइम आल्सो if your child is हुँ, using pacifier for a very very long time, हुँ, I'll not say if they या are using for few minutes ऑफ and कोर्स, हाँ, उनको सेटल करने के लिए आप यूज़ करो देन इट्स हुँ, फाइन। कई बच्चे होते हैं बाहर जा रहे हैं तब भी pacifier है, घर पर है pacifier है, हुँ, मतलब एवरी वेक अप टाइम दे हैव pacifier in their हुँ, mouth। एट दैट टाइम और अगर आपका टीथ इन इरप्शन फेज़ है हुँ, तो डेफिनिटली प्रॉब्लम्स होंगी। हुँ। नहीं तो तो ये वाली भी चीज़ होती है कि कई बार बच्चे को नहीं मदर्स को आदत हो जाती है पेसिफायर की, है ना? एब्सोल्युटली रात में उन्होंने उठी ही देखा बच्चा सो रहा है लेकिन पेसिफायर बगल में पड़ा है तो लगा दिया फिर से, लगा दिया, है ना? हाँ, तो बस वही कि जब ज़रूरत नहीं है तब तो पेसिफायर मत यूज़ यूज़ नहीं करो, करना है। यस। तो वो तो हाँ, ऑफ कोर्स वो तो फॉलो करना ही है कि जब ज़रूरत नहीं है तो कैसे ही पेसिफायर यूज़ करें। हाँ, ऐसे नहीं है कि हर समय बस बस बच्चे हाँ, को कह रही पैसिफायर अच्छा के साथ मिसिंग है कुछ मेरे बच्चे में लगा दो चलो। लगा दो या क्या नाम है अब स्ट्रॉलर में लेके जा रहे हैं बच्चे के बस मुँह में पैसिफायर दे दिया, बच्चा अपने हुँ, आप सोया हुआ है, वो कंटिन्यूअसली 3-3 4-4 हाँ, घंटे नहीं उसके लिए तो माइंडफुल होना ही पैसिफायर पड़ेगा ऑफ या इट्स कोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हुँ, माइंडफुल। थैंक यू सो मच श्योर, डॉक्टर श्रेया फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई थिंक जैसे ही किसी का बच्चा हुआ है और उसने ये पॉडकास्ट सुन लिया दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। श्योर। आई होप दिस वाज़ हेल्पफुल। ओके, थैंक यू सो थैंक मच यू गरिमा सो जी। मच। थैंक यू।